हेलो एवरीवन। बैंकिंग इंडस्ट्री से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी था जब लास्ट वीक हमने बंधन बैंक सीएसबी बैंक को डिस्कस किया उत्कर्ष बैंक के ऊपर। प्लस ये पूरा एमएफआई साइकिल हमने डिस्कस किया कि उत्कर्ष बैंक कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर आप पीक से देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 40-50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अभी अराउंड 15-16 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि एमएफआई साइकिल धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जो बाकी लेंडर्स है वो ग्रोथ की बातें कर रहे हैं अब एसेट क्वालिटी से निकल करके। तो उत्कर्ष कहाँ पे स्टैंड करता है, इनका कैसा आउटलुक लगता है, इस पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। बैंक के Q2 के नंबर्स देखते हैं सबसे पहले। लोन बुक अगर हम देखें इनका तो नेगेटिव ग्रोथ है इसमें 2% की वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3% से बैंक का बुक डी ग्रो किया है। एंड ये नॉर्मल है, बाकी लेंडर्स के साथ में भी हमने देखा कि लोन बुक या तो डी ग्रोथ हुआ या फिर वाई फ्लैट है उन लेंडर्स का भी। देन माइक्रो फाइनेंस का बुक अगर हम देखें इसमें 28% का डिक्लाइन है वाई वाई, क्यू ऑन क्यू भी 11% का डी ग्रोथ है। ये भी बाकी लेंडर्स में आपको देखने को मिलेगा कि डिसबर्समेंट ग्रो हुआ है लेकिन बुक ग्रो होने में अभी टाइम लगेगा। तो ये भी चीज बाकी प्लेयर्स के साथ में मैच करती है। फिर जो नॉन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है, मतलब कि सिक्योर्ड लोन्स हो गए या फिर आपके जो दूसरे कैटेगरी के अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन टाइप, उसमें अच्छी ग्रोथ है। उसमें 30% की ग्रोथ है वाई वाई, क्यू ऑन क्यू भी वो बुक बैंक का ग्रो किया है। डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ है, कासा रेशियो लगभग 21% हो गया है बैंक का। देन इनकी प्रेजेंस अगर हम देखें, टोटल 1100 ब्रांचेस हैं उत्कर्ष बैंक की, बट 55% जो इनके ब्रांचेस हैं, 54-55% वो 3 स्टेट से आते हैं, बिहार, यूपी और झारखंड। इन तीनों स्टेट्स में ऑलमोस्ट 54-55% इनके ब्रांचेस हैं। एंड इसमें भी 40 से 45% ब्रांचेस इनकी इन दोनों स्टेट से आते हैं, यूपी और बिहार से। अब थोड़ा अगर आप रिकॉल करो, ये जो एमएफआई साइकिल आपका पूरा खराब हुआ था, इनमें 4-5 मेन स्टेट्स थे जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, पंजाब, बिहार, यूपी, कर्नाटका और फिर बाद में आपका तमिलनाडु भी इसमें ऐड हुआ था। तो यूपी बिहार में इस कंपनी का लोन बुक अगर आप देखोगे ना तो 70%, इवन 70% से भी ज्यादा है। मतलब इन दोनों स्टेट्स में इनका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है और वहां पे मतलब वो टॉप स्टेट्स के अंदर आता है जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस था पूरे माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर। देन बैंक का अगर हम लोन बुक मिक्स देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में काफी चेंज हुआ है। 5 साल पहले इनका जो माइक्रो फाइनेंस था वो ऑलमोस्ट 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता था टोटल लोन बुक में, सिक्योर तो ऑलमोस्ट था ही नहीं कुछ। आज के टाइम पे आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस 39% हो गया है और सिक्योर्ड बुक का शेयर है 47% इंक्रीज हो गया है। यानी लास्ट 5 ईयर में क्या हुआ, सिक्योर्ड को घटाया, सॉरी बढ़ाया, और अनसिक्योर्ड को घटाया इन्होंने। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिक्स भी अगर आप देखोगे तो टिल FY24 यानी कि मार्च 2024 में उत्कर्ष बैंक और उज्जीवन बैंक दोनों सेम सिचुएशन पे थे। दोनों का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आप देखोगे ना, उज्जीवन का भी बैलेंस शीट अगर FY24 का देखोगे तो सेम था, 60-65% अनसिक्योर्ड, 30-35% सिक्योर्ड, इनका भी सेम था। और लास्ट 1.5 साल में दोनों ने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। उज्जीवन का भी आज आप देखो तो 50-55% उनका सिक्योर्ड के आसपास है और बाकी का अनसिक्योर्ड, इनका भी सेम है, 50-55% अनसिक्योर्ड, बाकी 40-45% सिक्योर्ड। मतलब लास्ट 1.5-2 साल में इन दोनों बैंकों ने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, लेकिन रिजल्ट जो अभी चल रहा है दोनों बैंक्स का, उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसे उत्कर्ष का आप डिसबर्समेंट देखोगे एमएफआई के अंदर, माइक्रो फाइनेंस के अंदर, इसमें क्यू ऑन क्यू भी 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हमने बहुत सारे लेंडर्स को डिस्कस किया, लोन बुक उनका ग्रो नहीं हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, या तो वाई वाई डी ग्रोथ हुआ है या फ्लैट रहा है। लेकिन हर एक लेंडर का एमएफआई में, इवन कोर एनबीएफसी भी जो है आपकी, उनका डिसबर्समेंट ग्रोथ अब मतलब अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है हमको इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन उत्कर्ष बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है उनके कंपैरिजन में। क्यू ऑन क्यू अभी भी 20% का रिडक्शन है बैंक के एमएफआई पोर्टफोलियो के अंदर, यानी यहां पे भी लेंडर अभी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा फ्रेश लोन देने को लेकर के। इसके कंपैरिजन में आप इनके बाकी प्रोडक्ट्स देखोगे, जैसे एमएसएमई प्रोडक्ट है, इसमें 33% की ग्रोथ है। हाउसिंग में आपको दिखेगा 21% से ये बुक ग्रो कर रहा है बैंक का वाई वाई लेवल पे। हाउसिंग में एक और चीज हमको यहाँ पे देखनी, जैसे हमने वो होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये देखना है कि मेरे को हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कितना मैक्सिमम पोर्टफोलियो रखना है, मतलब कितना एलोकेशन रखना है अपने टोटल पोर्टफोलियो का। क्यों? बिकॉज आप देखोगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इवन जो आपके एनबीएफसीज भी हैं, जो आपके मिड साइज बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सब अब धीरे धीरे ना आपका सिक्योर प्रोडक्ट्स में हाउसिंग की तरफ आगे अपना शेयर इंक्रीज कर रहे हैं। तो वहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रही है। जैसे आप उत्कर्ष का देखोगे, ईल्ड ये 11% से लगभग 11.3% हो गया। और ये जितनी भी आपके ये आवास हो गया, आधार हो गया, ये सब जो ऑपरेट करते हैं ना, ये लगभग इसी यील्ड के आसपास करते हैं, 12, 12.5, 13% के आसपास का यील्ड रहता है, 13 से कम ही रहता है। होम फर्स्ट है जिसका आपको 13% के आसपास दिखेगा, बाकी सबका इसी के आसपास यील्ड रहता है। तो उस सेगमेंट में क्या हो रहा है, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रही है। आप उनके नंबर्स भी देखोगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के दो मेन प्रॉब्लम है उनका आज के टाइम पे। पहला तो एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत डिटोरिएट हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है उनको कंपटीशन इंटेंसिटी का, मतलब वो यील्ड इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं।
हैं। इनफैक्ट प्रेशर इतना है कि यील्ड को रिड्यूस करना पड़ रहा है अगर उनको ग्रोथ पे फोकस करना है। 20-25% से बुक को ग्रो करने के लिए यील्ड पे प्रेशर लेना पड़ रहा है। बजाज हाउसिंग को आप देखो, बजाज हाउसिंग ने क्या बोला कि हमारे सेगमेंट में जो है वो बड़े बड़े बैंक एंटर कर रहे हैं, तो हमको अफोर्डेबल की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है। बजाज हाउसिंग कितना निम बनाता है, 4% के आसपास का निम बनाता है, जितना एक बैंक भी बना लेता है। तो इसीलिए बजाज हाउसिंग भाग रहा है अफोर्डेबल की तरफ, ताकि उसका निम थोड़ा सा बढ़ जाए। सिमिलरली जो बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे अपना अफोर्डेबल की तरफ एंटर कर रही है कि वहां पे भी उनका निम एक्सपेंशन हो जाए। तो जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, सिर्फ इंडिया शेल्टर को छोड़ के, क्योंकि उसका यील्ड आप देखोगे तो 14% के आसपास है, वो टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज को टारगेट करता है। प्लस उसके जो कस्टमर सेगमेंट है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इंडिया शेल्टर की अच्छी पकड़ है वहां पे। इसलिए आप देखोगे कि उनका यील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिला। तो इंडिया शेल्टर को छोड़ के बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, उनके साथ में आपको ये चैलेंज दिखेगा। इसीलिए अभी ये हमें सोचने की जरूरत है कि मेरे पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो लैंडिंग स्पेस है उसमें हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में बाकी ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पे अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, मार्जिन एक्सपेंशन, अर्निंग ग्रोथ अच्छी दिख सकती है एज कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सिर्फ इंडिया शेल्टर को छोड़ के वो एक ऑफकोर्स वहां पे मतलब आउट परफॉर्मर है पिछले पिछले काफी सारे क्वार्टर से, और यहाँ से भी उसका आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो ये चीज हमको थोड़ा सा देखना है। सो इनका भी हाउसिंग में ग्रोथ अच्छा है। फिर आप कमर्शियल व्हीकल में देखो, इसमें भी ग्रोथ ठीक ठाक आई है। देन बैंक का एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए आप देखोगे 12.5% के आसपास है उत्कर्ष का ग्रॉस एनपीए। अब ये पिछला 1.5 साल जो गया है एमएफआई का, जो इतना खराब साइकिल गया है, आई डोंट थिंक किसी कोर एनबीएफसी का भी हमने इतना खराब एनपीए का नंबर देखा है। और ये इनफैक्ट इनका इस क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमने मोस्टली सारे लेंडर्स के साथ में देखा कि या तो एनपीए का नंबर नीचे की तरफ आ रहा है या फिर उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इनका एनपीए अभी भी क्यू ऑन क्यू इंक्रीज हुआ है, 12.5% का ग्रॉस एनपीए एक बैंक के लिए। फिर आप देखो फ्रेश स्लिपेजेस जो हैं, यानी कि एक क्वार्टर में फ्रेश एनपीए कितना आया, ये नंबर भी इस बैंक का क्यू ऑन क्यू इंक्रीज हुआ है 452 से 464 करोड़। और इसके कंपैरिजन में जो आपका अपग्रेडेशन या रिकवरी है, यानी फ्रेश एनपीए कितना आया उसमें से मैं कितना रिकवर कर पाया, वो वाला पार्ट आप देखोगे तो वो कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। यानी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट ज्यादा हो रही है और मैं रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ये मेन रीजन है कि बैंक या लेंडर क्यों अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है ज्यादा लोन डिस्बर्स करने को लेकर के, क्योंकि रिकवरी ही नहीं आ रही है टाइम पे कस्टमर्स के साथ में, बोरोवर्स के साथ में, जो कि बाकी लेंडर्स के साथ में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इसका। और इसके वजह से आप कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखो, 80% का बैंक का कलेक्शन एफिशिएंसी। अब तो हमने ऑलमोस्ट सबका देखा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होता जा रहा है। इस बैंक का अभी भी कलेक्शन एफिशिएंसी डिप हो रहा है, ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है और फ्रेश एनपीए भी कंपनी के हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हो रहे हैं। देन अगर आप इनका पीएनएल देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो वाई वाई प्लस क्यू ऑन क्यू दोनों में नेगेटिव ग्रोथ है। वाई वाई तो चलो हमने बाकी लेंडर्स का भी देखा नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन इतना ज्यादा हार्डली किसी और का आया है। इनका क्यू ऑन क्यू भी 13% का डी ग्रोथ है नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। मतलब क्या है कि जो आपका मेन बिजनेस है, पैसा उठाना मार्केट से और आगे बोरोवर को पैसा देना, इंटरेस्ट आप कमाते हो उस पर, उसमें ही नेगेटिव ग्रोथ है। बैंक की उसी में नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, अभी प्रोविजनिंग तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। देन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे, सैलरी हो गया, आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, तो फिक्स कॉस्ट तो आपका बढ़ गया, लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम नहीं बढ़ी जो मेन बिजनेस है आपका, जिसकी वजह से बैंक ने ऑपरेशनल लेवल पे लॉस दिखाया है। 3 करोड़ का लॉस है इनका ऑपरेशनल लेवल पे। हमने जितने भी लेंडर्स डिस्कस किए हैं, कुछ ऐसे लेंडर जरूर हैं जिनका बॉटम लाइन में लॉस है, नेट लॉस उन्होंने रिपोर्ट करा है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट अभी भी उनका हायर लेवल पे है। लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पे हर एक बैंक का या फिर हर एक लेंडर का या तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है क्यू ऑन क्यू लेवल पे, या फिर उसमें एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे इन्होंने 3 करोड़ का लॉस किया है, क्यू ऑन क्यू की कंपेयर करो या वाई ओ वाई कंपेयर करो तो एक्चुअली में काफी खराब नंबर्स हैं। फिर प्रोविजनिंग क्रेडिट कॉस्ट अभी भी बैंक की काफी ज्यादा है, 12% का क्रेडिट कॉस्ट इनका इस क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से 350 करोड़ का आप देखोगे इन्होंने इस क्वार्टर में Q2 के अंदर लॉस रिपोर्ट करा है। ये इसीलिए इतना खराब नंबर लगता है क्योंकि इस बैंक को अगर आप देखोगे ना, जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था इंडस्ट्री में, तब भी ये पूरे साल में 400-450 करोड़ का प्रॉफिट करता था। पूरे साल में प्रॉफिट होता था 400-450 करोड़ का। अभी जहां पे इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, बाकी प्लेयर्स अब ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, इस बैंक का जो एक क्वार्टर का लॉस है वो 350 करोड़ है। मतलब प्रॉफिट आप बनाते थे अच्छे टाइम में 400-450 करोड़, और अब जब अच्छा टाइम वापस से शुरू हो रहा है इंडस्ट्री में, तब आपने एक क्वार्टर में लॉस किया है 350 करोड़। इसलिए ये नंबर बहुत खराब लगता है एक्चुअली में। जितने भी लेंडर्स, इवन Q4 भी आप ऐड कर लो, Q4, Q1, Q2, इन तीनों क्वार्टर्स में किसी भी लेंडर के अगर हम देखें सबसे खराब नंबर है तो वो उत्कर्ष बैंक के हैं। तो Q2 में बहुत खराब एक्चुअली परफॉर्मेंस है। बट ऑफ कोर्स ये हो गया पास्ट, अब हमको देखना है
मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है, आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए कैसी कमेंट्री है इनकी। तो एक तो सबसे पहले इनका कहना है कि ये जो खराब परफॉर्मेंस है इसका एक बड़ा रीजन ये भी है, जो क्रेडिट कॉस्ट इनको इस क्वार्टर में थोड़े से और बढ़ाने पड़े, प्रोविजनिंग थोड़ी सी और करनी पड़ी। तो हमारा कुछ लीगेसी बोरिंग्स थी, मतलब पुराने बोरोअर्स थे, पुराने लोन्स थे जिनमें डिफॉल्ट रेट अभी भी बढ़ गया और उसको हमने एनपीए रिकॉग्नाइज किया और फिर हमको प्रोविजनिंग उसमें इंक्रीज करनी पड़ी। अब ये आपको एक्चुअली में शो करता है कि बैंक की अंडर राइटिंग की क्वालिटी कितनी कितनी ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछला 1.5 साल 2 साल बाकी सारे लेंडर्स ने ये सारा काम कर लिया, अपनी बुक्स को क्लीन कर लिया है, उनका बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है, जो राइट ऑफ करना था राइट ऑफ कर दिया, एआरसी को सेल करना था वो भी कर दिया, रिकवरी जो जिन कस्टमर से हो सकती थी वो भी कर ली। ये बैंक अभी पुराने लीगेसी बोरोअर्स को ही मतलब एनपीए रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन्हीं के अगेंस्ट में प्रोविजन वगैरह बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको इनकी अंडर राइटिंग की क्वालिटी दिखा रहा है कि कितनी खराब इनकी गवर्नेंस बोल लो या ओवरऑल अंडर राइटिंग रहती थी। दूसरा, बैंक ने खुद एक्सेप्ट किया कि यूपी बिहार के अंदर हमारे कंपैरिजन में जो बाकी लैंडर्स है ना, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिवली काम किया। हम वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मतलब जो एक्शन हमको लेना था उसको लेने में हम थोड़े से लेट हो गए, इसीलिए हमारा रिकवरी स्लो चल रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये भी आपको एक इनकी इनएफिशिएंसी दिखा रहा है बाकी लैंडर्स के कंपैरिजन में। आगे का कैसा आउटलुक है, सो उनका कहना है कि Q3 जो है हमारा वो थोड़ा सा बेटर होगा Q2 के कंपैरिजन में, मतलब मोटा मोटा इसी के आसपास रहेगा, थोड़े से नंबर स्टेबल हो सकते हैं। देन Q4 ऑनवर्ड्स ये कह रहे हैं कि हम वहां से रिकवरी अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस मैट्रिक, मतलब जो रिटर्न रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, क्रेडिट कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इन सब में ये Q4 ऑनवर्ड्स रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक का लोन मिक्स किस तरीके का रहेगा, तो अभी इनका कहना है कि आने वाले 1-2 साल तक भी हमारा सिक्योर्ड पे फोकस ज्यादा रहेगा। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY27 और FY28 दोनों फाइनेंशियल ईयर में हम लगभग 25% का लोन बुक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FY26 का कोई गाइडेंस नहीं है, FY27 FY28 दोनों में 25% का लोन बुक का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस 25% में से 30 से 35% ग्रोथ आएगी बैंक के सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में। सिक्योर्ड में इनका एमएसएमई है, लैप है, हाउसिंग बुक है, प्लस एक और ये लोन कर रहे हैं पीबीजी करके। पीबीजी मतलब वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नहीं, पीबीजी मतलब आपका प्रॉपर्टी बैक्ड ग्रुप। तो जैसे आपका वो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है ना, कि ग्रुप ऑफ वुमेन को आप लोन देते हो, तो उसी सेट ऑफ कस्टमर को आप सिक्योर्ड लोन दे रहे हो, वो तो हो गया माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन। तो उसी सेम कस्टमर को आप उनके मतलब वो सेम सेट ऑफ वुमेन का एक दो के पास जो प्रॉपर्टी है, जो उनका शॉप है या जो भी जहां पे वो बिजनेस को रन करते हैं, उसको आप एज अ कोलैटरल रखते हो और बाकी सारे ग्रुप ऑफ वुमेन को आप उसके अगेंस्ट में लोन देते हो। तो मतलब कस्टमर क्वालिटी मेरा सेट सेम है, लेकिन मैं उसमें सिक्योर्ड लोन दे रहा हूँ, तो उसको ये 32% से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि क्रेडिट कॉस्ट आप मतलब उसमें थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे कस्टमर्स के साथ में आप डील कर रहे हो। तो लगभग कस्टमर सेगमेंट आपका सेम है, तो वो भी एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, उसमें भी बैंक ग्रो कर रहा है। तो इनका कहना है कि 30 से 35% ग्रोथ हमारा सिक्योर्ड बुक से आएगा। बाकी का जो 15 से 18% का ग्रोथ है वो हमारे माइक्रो फाइनेंस से आएगा। माइक्रो फाइनेंस में कह रहे हैं कि अभी डिसबर्समेंट हमारा ग्रो नहीं हुआ, थोड़े से हमको एनपीए में भी और मतलब इंक्रीज देखने को मिला इस क्वार्टर में। अब इसका इन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि 1 अप्रैल से जो आपके ये एमफिन 2.0 गार्ड रेल जो है वो अप्लाई हुए हैं, उससे हमको थोड़ा सा और चैलेंज फेस करना पड़ा है, बट ये भी एक्सक्यूज है, क्योंकि ये जो नए गार्ड रेल्स जो आए हैं एमफिन के 1 अप्रैल से, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री को 6-9 महीने पहले से पता था, पिछले साल से पता था, और बाकी सारे लैंडर्स को आप देखो सब ने उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान एडजस्ट किया था। एमफिन नए गार्ड रेल का मतलब क्या हुआ कि जो आपके बोरोअर्स हैं जिनके ऊपर ओवर लेवरेजिंग है, मतलब जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा का लोन लिया हुआ है या फिर जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन लिया हुआ है, वो अगले साइकिल में लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो उनको आपको फ्रेश लोन नहीं दे सकते। तो ये इसकी प्लानिंग आपको 6-9 महीने पहले से करनी थी ना, बिकॉज ये तो लास्ट ईयर आया हुआ था ये सारे रेगुलेशन वगैरह, बाकी सारे लेंडर्स ने इफेक्टिवली उस पर प्लान किया। तो कंपनी का कहना है कि क्योंकि उन लेंडर्स के पास में फ्रेश लोन नहीं आया, लिक्विडिटी की और प्रॉब्लम बढ़ गई, तो जो उनका ईएमआई चल रहा था हमारे साथ में वो डिफॉल्ट करने लग गए, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा और बढ़ गया। बट अगेन यहाँ पे भी आपको इनकी एक तरीके से इनएफिशिएंसी दिखती है, क्योंकि इंडस्ट्री ये 6 महीने पहले आ चुका है ये रेगुलेशन, और इंडस्ट्री 6 महीने में इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उत्कर्ष अभी भी उन्हीं प्रॉब्लम में स्टक है। तो ये सारे चैलेंजेस चल रहे हैं बैंक के साथ में। सो अभी ये कह रहे हैं कि Q3 Q4 ऑनवर्ड्स, मतलब 2-3 महीने बाद हमारा जो डिसबर्समेंट का नंबर है माइक्रो फाइनेंस में, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रो होता हुआ आने वाले क्वार्टर्स में हमको दिखेगा। तो ओवरऑल 15-17% की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस से इन FY27 FY28, मतलब इस साल का कोई ग्रोथ का गाइडेंस नहीं है, और बाकी 30-35% का ग्रोथ ही सिक्योर्ड बुक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर क्रेडिट कॉस्ट का कैसा गाइडेंस है,
तो क्रेडिट कॉस्ट बैंक कह रहा है कि टिल FY28 हमारा क्रेडिट कॉस्ट हो जाएगा 2% का। मार्जिन जो है वो हमारे यानी कि निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होगा हमारा 8.5% का, यानी कि सिक्योर प्रोडक्ट्स में एलोकेशन बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्जिन बैंक अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है बाकी लेंडर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखोगे ना सिक्योर्ड में भी, तो जैसे उज्जीवन जो है वो थोड़े से मतलब आप ये बोल सकते हो कि बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में डील करने को देख रहा है। ये अभी भी जैसे पीबीजी हो गया, माइक्रो लैब हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिनमें इनको यील्ड अच्छा मिल रहा है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है। उज्जीवन तो आई थिंक गोल्ड में भी बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया उन्होंने गोल्ड लोन के अंदर, तो इनका अभी उस तरीके का एलोकेशन नहीं है। तो ये विद इन सिक्योर्ड भी जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इनका मार्जिन का गाइडेंस है 8.5% का, और क्रेडिट कॉस्ट ये 2% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय FY28। आरओई का भी गाइडेंस दिया इन्होंने, 15% का आरओई एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगेन FY28। तो ये इन्होंने अगले 2-2.5 साल का एक तरीके से आउटलुक दिया है। अब ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि बाकी सारे लेंडर क्या बात कर रहे हैं और उत्कर्ष किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो परफॉर्मेंस में हमने देख ही लिया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दूसरा कमेंट्री गाइडेंस भी अगर आप देखोगे ना तो बाकी सारे लेंडर्स ने क्या बोला है, H2 हमारा बहुत बेटर होगा, Q3 हमारा काफी बेटर होगा, फिर FY27 तक का उन्होंने अभी गाइडेंस दिया है जो कि एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला अप्रोच है। FY28 तो हो गया मतलब आपका यहाँ से 2.5 साल। अब 2.5 साल में ऑन एन एवरेज आप एक माइक्रो फाइनेंस का अप साइकिल देखोगे तो वो 2 साल 2.5 साल के आसपास ही चलता है। 2-3 साल के बाद उस इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पे जैसे इस बार ओवर लेवरेजिंग हुई, या फिर कुछ और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक में थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो उन कस्टमर्स को प्रॉब्लम होता है। तो ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे साइकिल ही आपका 2-3 साल चलता है मैक्सिमम। अब मैं गाइडेंस ही दे दूंगा 2.5 साल का, तो मतलब उसके बेसिस पे तो मैं आज एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट बैट नहीं कर सकता ना इस बिजनेस पे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कुछ इनके नंबर्स पहले इंप्रूव हों। अब Q3 तो उन्होंने बोला है थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा, Q4 ऑनवर्ड्स ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा, थोड़े बहुत नंबर्स कंपनी के दिखेंगे उस डायरेक्शन में जाते हुए, तब हम वहां पे कुछ देख सकते हैं कि बैंक का ओवरऑल डील कैसा लग रहा है बाकी लेंडर्स के कंपैरिजन में। अभी तो ऑफकोर्स FY28 मतलब पता नहीं साइकिल किस डायरेक्शन में होगा, उसके बेसिस पे हम अभी डिसीजन नहीं ले सकते, वो भी स्पेशली तब जब ऑलरेडी चाहे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, जीवन है, एक्विटास है, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, गाइडेंस भी इनका अच्छा है H2 का। आप कोर माइक्रो फाइनेंस NBFCs देखो, अरमान हुआ, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हुआ, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, इवन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के भी इससे बेटर नंबर्स आए हैं, स्पन्ना स्फूर्ति के भी इससे थोड़े से अच्छी कमेंट्री है इसके साथ में कंपेयर करें, सतिन क्रेडिट केयर है वो भी इससे बेटर लग रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम था पिछले 1-1.5 साल से, वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वो भी ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। तो इकलौता ऐसा प्लेयर है जो फंसा हुआ है इन सारी चीजों में। अब वी डोंट नो कि आगे चल के कैसा होगा, कैसी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन जब तक कुछ विजिबल ना हो कंपनी के नंबर्स में तब तक सिर्फ गाइडेंस के बेसिस पे हम बैट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखो तो इसी तरीके का है, बाकी सारे लेंडर्स को इन्होंने मोस्टली अंडर परफॉर्म ही किया है। तो ये है केस ओवरऑल उत्कर्ष बैंक का। प्राइस टू बुक देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका नेटवर्थ देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, बाय नहीं बोल रहा मैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी जून के कंपैरिजन में, तो 13% से इनका नेटवर्थ डी ग्रो हुआ है। नेटवर्थ मतलब एक बिजनेस की जो वर्थ होती है, यानी आपका कैपिटल, आपका रिजर्व, वो ऐड करके, तो 13% से क्यू ऑन क्यू इनका नेटवर्थ डी ग्रो हुआ है। इसीलिए आपको दिखेगा कि प्राइस टू बुक 1.2 है, मतलब बाकी बैंक से थोड़ा से ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपके बुक वैल्यू या बिलो बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि बुक वैल्यू ही आपका गिर गया, आपकी नेटवर्थ ही 13% से डिक्लाइन हो गई है। अदरवाइज मार्केट ने कोई रिवॉर्ड नहीं किया, मार्केट ने तो आप देखो ना मतलब 3 टाइम डाउन है स्टॉक अपने हाई से। तो ये सारा प्रॉब्लम है उत्कर्ष के साथ में। अभी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है, देखते हैं जो ये बोल रहे हैं उस डायरेक्शन में नंबर्स आए, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस बोले जिसने पास्ट में शो किया हुआ है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है, तब समझ में आता है, वहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ। जैसे 5 स्टार है, उसको हमने डिस्कस किया, उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला कि Q3 एक तरीके से हमारा पीक होगा, जो वर्स्ट नंबर्स हैं उसका मतलब NPA का, DPD का, ये हमारा एक तरीके से बॉटम बन सकता है Q3 में, और अगर ये हुआ तो फिर Q4 ऑनवर्ड्स हमारे और अच्छे नंबर्स होंगे। तो वहां पे मैं बैट कर सकता हूं, क्योंकि उस कंपनी के पास में ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15 साल का, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है क्रॉस साइकिल। अभी भी आप देखोगे तो इतनी खराब चीजें नहीं है उनके लिए, अभी भी वो लोन बुक ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग जिस तरीके का चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। तो वहां मैं मतलब एक तरीके से होप में बैठ सकता हूं कि हाँ ठीक है, उनका रिकवरी देखते हैं कैसा चलता है। इस लेंडर का जहां मतलब पूरी इंडस्ट्री में बाकी लोग कुछ और बात कर रहे हैं, आप अभी कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ सिर्फ गाइडेंस के बेसिस पे एक्ट नहीं करना है, हमको एक्चुअली में परफॉर्मेंस देखनी है, और वो भी थोड़ी सी कंसिस्टेंटली देखनी है 1-2-3 क्वार्टर तक। उसके बाद हम देखेंगे आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है इन कंपेरिजन टू अदर लेंडर्स। तो ये है उत्कर्ष बैंक के ऊपर। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।